जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पूरे मगध साम्राज्य को कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात सातवाहन वंश तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक ट्रिक बताए थे मगध वंश के बारे में, यानी पूरे मगध साम्राज्य में टोटल 7 राजवंशों ने राज किया। उसका ट्रिक बताए थे हसीन मशुकशा। क्या था ट्रिक? तो हसीन मशुकशा, जिसमें हम लोग देखे थे पहला हर्यक वंश, दूसरा देखे थे शिशुनाग वंश, तीसरा देखे थे नंद वंश, और उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, फिर कन्नव वंश और सातवाहन वंश। टोटल खत्म कर चुका है 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल हम लोग 7 राजवंश के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बताए थे कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले 2 विदेशी आक्रमण हुआ था, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व 2 विदेशी आक्रमण, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन मौर्य वंश का स्थापना जैसे हुआ उसके बाद भी फिर 4 गो विदेशी आक्रमण हुआ। कौन कौन किया था आपका? ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। कौन कौन? इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण, 4 विदेशी आक्रमण हुआ था। इसको हम लोग को आज पढ़ना है। बाकी सब तो कंप्लीट कर चुके हैं सातवाहन वंश तक। अब उसके बाद मौर्य वंश के बाद 4 गो आक्रमण हुआ था। इसको हम लोग नहीं पढ़े थे, सिर्फ बता दिए थे कि किस मतलब जब ये सब पढ़ा रहे थे शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश, तो बताए थे कौन से विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध हुआ था इन लोग का। अब हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन युद्ध किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ही इधर से ये खत्म हो, जैसे ही कुषाण तक आएंगे, उसके बाद सातवाहन के बाद हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? इधर गुप्त। जैसे ही गुप्त स्टार्ट करेंगे, गुप्त वंश का एक राजा आएगा जिसका नाम रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई होती है, तो उसको कहा जाता है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इस तरह नाम से जोड़ा जाता है। ये जैसे ही आएगा आपका, इन्होंने क्या किया? तो पूरे शक का सर्वनाश कर दिया। शक वंश जो बचे हुए थे और जितने भी ये सब थे ना, सबका सर्वनाश कर दिया और गुप्त वंश को लेके आगे बढ़ गए थे। चलो हम लोग इसके अभी देखते हैं कि मौर्योत्तर काल मतलब इसके पहले वाले के मौर्य का पहले वाला काल, और इसके बाद मौर्य के बाद वाला काल, यानी मौर्य उत्तर काल। तो अभी हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल, और इसमें हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। चलो स्टार्ट है मौर्य उत्तर काल। देखो, मौर्य काल का जैसे ही पतन हुआ, मौर्य काल के पतन के बाद मगध पर छोटे छोटे राजवंशों ने राज किया, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, जिसके कारण क्या हुआ? तो विदेशी आक्रमणकारी भारत को एक अवसर की तरह देखने लगे। अब उन लोग को लगने को लगा कि भारत में मगध यानी भारत पर राज करने वाला कोई भी बड़ा शासक नहीं है, तो हम लोग आराम से जाके भारत पर कब्जा कर सकते हैं। तो मौर्य काल के पतन के बाद, यानी मौर्य के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत को एक अवसर की तरह देखने लगे। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुआ। कौन कौन किया? तो इंडो ग्रीक वाला किया, शक वाला किया, पल्लव वाला और कुषाण वाला। इंडो ग्रीक को कहा गया, इंडो के लिए हिंद और ग्रीक के लिए यवन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी हिंद यवन। उसी तरह शक के लिए सिथियन, पल्लव के लिए पार्थियन और कुषाण के लिए कुषाण का ही प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसको हिंद यूनान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह यूनान के थे और हिंद यानी हिंद पर कब्जा की, मतलब आक्रमण किए थे, इसलिए हिंद यूनान, इंडो ग्रीक। चलिए एक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक, फिर देखेंगे शक, फिर देखेंगे पल्लव, फिर देखेंगे कुषाण। तो आते हैं हम लोग इंडो ग्रीक में। इसको क्या कहा जाता है? तो हिंद यूनान कहा जाता है। इनका क्षेत्र कौन सा था? तो इनका क्षेत्र था हिंदकुश पर्वत वाला क्षेत्र। हिंदकुश पर्वत के जो सामने वाला या फिर आसपास के जो क्षेत्र थे, उसको कहा जाता, उन लोग पे, उस क्षेत्र पे इन लोग क्या करता था? तो बसा हुआ था, और उस क्षेत्र का नाम था एक्चुअली में बैक्ट्रिया। क्या नाम था? बैक्ट्रिया। इसीलिए इन लोग को कहा जाता है बैक्ट्रियन शासक। क्या नाम कहा जाता है? क्या नाम दिया गया है? बैक्ट्रियन शासक। क्यों? क्योंकि इन लोग बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र में बसा हुआ था। बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र है कहाँ पे? तो हिंदकुश पर्वत के आसपास वाला एरिया का नाम है बैक्ट्रिया। चलो
हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आया। इन लोग जो आया हिंद यूनानी शब्द, इन लोग 2 चरणों में आया, यानी 2 बार आया था। पहले आया था, जो प्रथम चरण का आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने किया था। कौन किया था? डेमेट्रियस ने किया था। कब किया था? तो 183 बीसी में, 183 ईसा मसीह पूर्व किया था। पश्चिम कहाँ पे किया था? तो पश्चिमोत्तर भारत में, भारत के पश्चिम वाला क्षेत्र में आक्रमण करते हुए आया था। और इन्होंने सबसे पहले पंजाब को जीता, फिर सिंध को जीता। अब जो पंजाब और सिंध को जीता, दोनों का एक राजधानी बना दिया, जिसका नाम रखा सकाल। सकाल को क्या करा इन्होंने? तो राजधानी बना दिया। वही चीज लिखा है, भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीतकर अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी सकाल यानी सयालकोट को बना दिया और एक नए वंश का स्थापना किया, जिनका नाम रखा डेमेट्रियस वंश। तो क्वेश्चन आएगा कि डेमेट्रियस वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो डेमेट्रियस ने किया था। कब किया था? तो 183 ईसा मसीह पूर्व आक्रमण के बाद। उसके बाद किस क्षेत्र को कब्जा किया था? तो पहले सिंध को किया कब्जा, फिर पहले पंजाब को किया, फिर सिंध को किया, और तो पंजाब और सिंध को जीत लिया तो उसका एक राजधानी बनाया, जहाँ पे वो खुद ठहरता था, जिसका नाम रखा सियालकोट, या फिर सियालकोट में एक राजधानी बनाया। यहाँ तक समझ में आ गया। डेमेट्रियस ने क्या किया? डेमेट्रियस ने क्या किया? सुंग राजा, जो सुंग राजा था ना, सुंग वंश पढ़ा चुके हैं, जो सुंग राजा था पुष्यमित्र सुंग, तो उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने अपने बेटे को भेजकर डेमेट्रियस का आक्रमण को तोड़ दिया और डेमेट्रियस क्या हुआ? पराजित हो गया। डेमेट्रियस आपका पराजित हो गया। अगला शासक बना मिनांडर। अगला शासक कौन बना? तो इंडो ग्रीक वंश में, इंडो ग्रीक वंश नहीं तो डेमेट्रियस वंश में अगला शासक बनता है आपका मिनांडर। जैसे ही डेमेट्रियस हार जाता है पुष्यमित्र सुंग से, इसके बेटे से, एक्चुअली में इसका बेटा लड़ रहा था, पुष्यमित्र सुंग का बेटा लड़ रहा था, तो डेमेट्रियस जैसे ही हार जाता है तो अगला शासक बन जाता है आपका मिनांडर। मिनांडर ने भी यही गलती किया और पुष्यमित्र सुंग के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन फिर पुष्यमित्र सुंग ने अपने बेटे को भेजकर मिनांडर का भी विद्रोह को दबा दिया, तो मिनांडर भी क्या हुआ? यहाँ पे हार गया। मिनांडर कौन था भाई? तो मिनांडर एक आक्रमणकारी था, या फिर बोल सकते हैं डेमेट्रियस वंश का शासक था। इन्होंने ये आए जब भारत, तो इनको बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो नागसेन द्वारा दिया गया। मिनांडर बौद्ध भिक्षुक, मिनांडर यहाँ पे छूट गया है। मिनांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला विदेशी था। पहला विदेशी कौन था बौद्ध धर्म को अपनाने वाला? तो आपका मिनांडर था। मिनांडर को ही कहा जाता है मिलिंद। मिनांडर को क्या कहा जाता है? मिलिंद कहा जाता है। तो नागसेन और मिनांडर की जो वार्तालाप की चर्चा है, यानी बौद्ध धर्म का जो ज्ञान ले रहे हैं, और नागसेन जब बौद्ध धर्म का ज्ञान दे रहे हैं मिलिंद को, तो इसके वार्तालाप यानी बातचीत की चर्चा की गई है। एक पुस्तक है जिनका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागसेन द्वारा लिखा गया है। नागसेन द्वारा लिखा गया है। नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो में है। इसमें मिनांडर क्या करते हैं? तो प्रश्न पूछते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं, भारत के बारे में प्रश्न पूछते हैं, और वहीं पे नागसेन इसका उत्तर देते नजर आ रहे हैं। चलो, सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए। मिनांडर ने ही सोने का सिक्का जारी किया था। डेमेट्रियस वंश की स्थापना कौन किया? तो डेमेट्रियस ने किया। उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? मिनांडर। डेमेट्रियस जब आक्रमण करता है पुष्यमित्र सुंग के ऊपर, पुष्यमित्र सुंग ने अपने बेटे से क्या किया? डेमेट्रियस का विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद अगला शासक बनता है आपका मिनांडर। मिनांडर आता है तो मिनांडर ने भी वही गलती करता है और पुष्यमित्र सुंग के ऊपर आक्रमण करता है। जैसे ही आक्रमण करता है फिर उनका विद्रोह को दबा दिया जाता है। मिनांडर तो भारत आया, लेकिन इसको एक नागसेन नामक बौद्ध भिक्षुक द्वारा इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। इनको समझाया गया कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, बौद्ध धर्म में शामिल हो जाओ, बौद्ध धर्म संघ में आ जाओ। इसके चर्चा किया गया है मिलन नामक पुस्तक में। उसके बाद मिनांडर आए और एक सिक्का चलाया, सोना का सिक्का। तो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो आपका मिनांडर हो जाएगा आंसर। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का जो है गुजरात के भड़ोच नामक स्थान से मिला हुआ है। कहाँ पे मिला हुआ है? गुजरात के भड़ोच से। गुजरात के भड़ोच से। अच्छा, भड़ोच क्या है भाई? तो भड़ोच एक है बंदरगाह स्थल।
मिनांडर काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। मिनांडर में भारत आया तो उसी टाइम पर सबसे अधिक मूर्ति कला का विकास देखने को मिलता है। हिंद यवन के अंतिम शासक थे हेलियोपोलिस। कौन थे? हेलियोपोलिस। तो पहले कौन आया? डेमेट्रियस आया। पहले आया डेमेट्रियस। इन्होंने आक्रमण किया किसके ऊपर? तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। दूसरा आया आपका कौन? तो मिनांडर आया। कौन आया? मिनांडर आया। मिनांडर ने भी आक्रमण किया लेकिन वो भी डेमेट्रियस भी हार गया, मिनांडर भी हार गया। तीसरा अगला शासक बनता है हेलियोपोलिस। हेलियोपोलिस ये उतना खतरनाक शासक नहीं था, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं है। उसके बाद ये जो है प्रथम चरण का समाप्ति हो जाता है। फिर द्वितीय चरण में आक्रमण करता है आपका यूफ्रेटाइडिस। कौन करता है? यूफ्रेटाइडिस। तो द्वितीय चक्र की आक्रमण कौन करता है? तो यूफ्रेटाइडिस ने आक्रमण करता है और यूफ्रेटाइडिस ने अपने नाम पर एक वंश का स्थापना किया जिसका नाम रखा यूफ्रेटाइडिस वंश। कौन सा वंश रखा नाम? यूफ्रेटाइडिस वंश। अच्छा, तक्षशिला में स्थापना किया था। कहाँ पे स्थापना किया था? तो तक्षशिला में। तो यूफ्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूफ्रेटाइडिस वंश की स्थापना किया। इस वंश का शासक अंतियाल। उसके बाद यूफ्रेटाइडिस ने स्थापना कर दिया। उसके बाद अगला शासक बनता है आपका अंतियाल। अंतियाल कौन बनता है? तो अगला शासक बनता है यूफ्रेटाइडिस वंश का। अगला जैसे ही अंतियाल बनता है तो अपना राजदूत को भेजता है हेलियोडोटस को। किसके दरबार में? तो शुंग दरबार में ही भेजता है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग न होकर अभी बन चुका है अब शुंग वंश का संस्थापक शुंग वंश का राजा भागवत। तो भागवत के दरबार में भेजता है। किसको भेजता है? तो हेलियोडोटस को। कौन भेजता है? अंतियाल जी ने भेजता है। अंतियाल भेजता है दरबार में मित्र संबंध स्थापित करने के लिए भेजता है। किस लिए भेजता है भाई? तो मित्र संबंध स्थापित करने के लिए शुंग वंशों के पास भेजता है। हेलियोडोटस भागवत धर्म को क्या करता है? अपना लेता है। जब हेलियोडोटस आता है भारत शुंग वंश के पास तो इसको भी भागवत धर्म का इसको क्या किया जाता है? तो भागवत धर्म की शिक्षा दी जाती है और इन्होंने क्या किया? भागवत धर्म को अपना लिया और भागवत धर्म से इतना प्रभावित हो गया हेलियोडोटस कि भागवत धर्म के सम्मान में विदिशा यानी बेशनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। क्यों गरुड़ ध्वज क्यों बनवाया? क्योंकि शिव जो विष्णु भगवान है उसका प्रमुख वाहन क्या है? गरुड़ है। तो उसी के नाम पर गरुड़ अभिलेख बनवाया। यह जो है प्रथम कोई विदेशी द्वारा व्यक्तिगत बनाया हुआ पहला अभिलेख था। यह किसी राजदूत या फिर किसी विदेशी का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। यूफ्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक जो है हार्मियस था। देखो द्वितीय चरण का आक्रमण कौन करता है? तो द्वितीय चरण का आक्रमण करता है उसका यूफ्रेटाइडिस। यू लिख देते हैं, खाली यू एफ लिख देते हैं, यू एफ। द्वितीय चरण का आक्रमण कौन करता है? यूफ्रेटाइडिस करता है। उसके बाद इन्होंने एक वंश का स्थापना किया जिनका नाम रखा यूफ्रेटाइडिस वंश। इसका अगला शासक बनता है आपका अंतियाल। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने अपना एक राजदूत को भेजा किसके दरबार में? तो शुंग शासक के दरबार में। शुंग शासक कौन था? तो उस समय था भागवत के दरबार में। जैसे ही भेजा मित्र संबंध स्थापित करने के लिए तो हेलियोडोटस जो है भागवत धर्म से प्रभावित हो जाते हैं। भागवत धर्म का इनको ज्ञान दिया जाता है और उससे प्रेरणा लेकर उससे प्रभावित होकर बेसनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाता है। कौन? तो हेलियोडोटस। और ये हेलियोडोटस द्वारा बनाया गया जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। फिर अगला शासक बन जाता है आपका हार्मियस। ये भी उतना खतरनाक शासक नहीं होता है जिसके कारण पूरे इंडो ग्रीक का नाश हो जाता है। मतलब इंडो ग्रीक उतना देर तक नहीं चल पाता है। आगे देखते हैं इंडो ग्रीक का विशेषता यानी हिंद यूनान की थोड़ा बहुत विशेषता देख लेते हैं कि उन लोगों ने कहाँ पे था, क्या काम किया। तो ये यवन से आकर जो है भारत में बस गए थे, इसीलिए इसको हिंद और यूनान कहा जाता है। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद था, बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसीलिए काली मिर्च को जो है यमन प्रिया कहा जाता है। यमन प्रिया किसको कहा जाता है? तो काली मिर्च को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूनान के लोग थे इन लोग को काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद था। भारत में पहली बार चित्रयुक्त और लेखायुक्त सोने के सिक्के जो है यूनानियों ने ही चलाया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो यूनानियों द्वारा ही चलाया गया था।
जिस पर किसी सिक्के पर या फिर सोने के सिक्के पर लेखायुक्त यानी कुछ लिखा हुआ मिला था और कुछ चित्र वो बना हुआ मिला था, और जो लिखा हुआ और चित्र हुआ मिला हुआ बना था इसी का नाम दिया गया ड्रम। क्या नाम दिया? ड्रम। यह ख्रोष्टी भाषा में लिखा गया था। यह किस भाषा में लिखा गया था भाई? तो ख्रोष्टी भाषा में लिखा गया था। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित और समय का गणना प्रारंभ किया। जो अभी हम लोग समय का अंक करते हैं, किसका देन है भाई? तो यूनानियों का देन है। जो खगोल के बारे में पढ़ते हैं, ज्योतिष के बारे में पढ़ते हैं, गणित के बारे में पढ़ते हैं, किसका देन है? तो यूनानियों का ही देन है। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ है। अब भारत में जो नाटक चलता है, प्रचलित है, वो किसका देन है भाई? यूनानियों का ही देन है। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यौनिका शब्द का प्रयोग किया है इन लोगों ने कौन शब्द का प्रयोग किया है? पर्दा के लिए यौनिका शब्द का प्रयोग किया है। इंडो ग्रीक शासक में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसका नाम दिया गया गंधार शैली। तो बोल सकते हैं कि इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ, गंधार शैली का विकास हुआ। इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। अच्छा, इस शैली में जो विकास हुआ गंधार शैली का, तो गंधार शैली में सबसे पहले किस भगवान की मूर्ति बनाई गई? तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग शक वंश। इंडो ग्रीक खत्म हो गया, अब दूसरा कौन आया था? तो दूसरा आया था आपका शक वाला। इसी को कहा गया है सिथियन। इन लोग कब आया था? तो 90 BC में, यानी 90 ईसा मसीह पूर्व आया था। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन था? तो शक, और शक को ही कहा जाता है सिथियन। अच्छा, ये कहाँ पे रहते थे शक वाला? तो शक वाला रहता था आपका मध्य एशिया में। कहाँ रहता था? मध्य एशिया में रहता था। और बेलन दर्रा को पार करके आपका कहाँ आया था? तो भारत आया था। इन्हें यूची वंश, वहीं पे मध्य एशिया में छोटे छोटे वंश थे जिसका नाम था यूची वंश। यूची वंश का एक काबिला था और उसी काबिले के द्वारा हटाया गया था इन लोग को, शक वाला को। तो मध्य एशिया से इन लोग को भगाया गया था और आके भारत में बस गए थे। मध्य एशिया से भगा दिया गया था। शकों के शासन व्यवस्था छत्रप शासन व्यवस्था कहलाता है। शकों का जो शासन व्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो छत्रप शासक व्यवस्था कहा जाता है। शक राजाओं को छत्रप कहा जाता है। शक जो जितने भी राजा थे शक वंश के, सबको छत्रप कहा जाता है। शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। भारत में जैसे ही एंटर करते हैं बेलम दर्रा के द्वारा, इन लोगों ने भारत के उत्तर में और भारत के पश्चिम क्षेत्र में, यानी इस वाले क्षेत्र में, भारत का ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, इस वाले क्षेत्र में अपना शासन विस्तार करना प्रारंभ करता है। ये जो शक वाला था, इन लोगों ने भारत में आके एक जगह नहीं बसा, ये बैठ गया 5 जगह। कहाँ पे? तो कंधार में बस गया अफगानिस्तान के पास, तक्षशिला में बस गया पाकिस्तान के पास, मथुरा में बस गया यूपी में, उज्जैन में मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इतना क्षेत्र में शकवाला आके बस गया। कंधार में जो शक वंश की स्थापना किया उसका शके नाम रखा। उसके बाद तक्षशिला में जो शक वंश का स्थापना किया उसका नाम है माउस। मथुरा में जो शक वंश का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था रज्जुल। उज्जैन में चेष्टक और यशोमती। उसी तरह नासिक में भूमक नामक व्यक्ति द्वारा शक वंश का नेतृत्व किया गया। अब देखते हैं, देखो तक्षशिला में शक वंश की स्थापना माउस द्वारा किया गया। तक्षशिला में किसके द्वारा किया गया? तो तक्षशिला में माउस द्वारा किया गया। मथुरा में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मथुरा में रज्जुल द्वारा किया गया। उज्जैन में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चेष्टक द्वारा किया गया और इसका नाम क्या है? तो यशोमती। नासिक में उसी तरह शक वंश का स्थापना भूमक द्वारा किया गया। अब देखो, जो मथुरा का शक शासक था, मथुरा का शक शासक कौन है? तो रज्जुल। रज्जुल ने क्या किया? मालवा के शक शासक को 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। इस उपलक्ष्य में जब विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया तो उसके बाद इन्होंने 57 BC पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर को चलाया। तो क्वेश्चन आएगा कि विक्रम संवत नामक कैलेंडर किसके द्वारा चलाया गया? तो मालवा का शक शासक था, मालवा के
शासक था जिसका नाम मालवा के शासक द्वारा, और मालवा के शासक ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। भारतीय संविधान में यह मूल कैलेंडर था। जब भारत का संविधान बनाया गया तो यह जो कैलेंडर उस पर थोपा गया था, किंतु 1957 में शक सावंत को अपना लिया गया। उसके बाद क्या गया, 1957 में इसको हटाकर संवत नामक कैलेंडर को चलाया। संवत को हटाकर शक संवत को अपना लिया गया। नासिक का शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन यह क्या हुआ, विफल हो गया, यानी पराजित हो गया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी मिलती है नासिक के जोगलथम्बी अभिलेख, जोगलथम्बी में मिले सिक्के से। चलो, इन सिक्कों पर एक तरफ जो है नहपान का चित्र बनाया गया है और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र बनाया गया है और दिखाया गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस तरह करके नहपान को हरा दिया है। सबसे प्रतापी शक शासक था उज्जैन का रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन था। उज्जैन का रुद्रदामन था। उज्जैन में कौन है, उज्जैन में चेष्टक ने स्थापना किया था। उसके बाद धीरे धीरे आके रुद्रदामन तक आया और यह सबसे प्रतापी शासक के रूप में उभरा। रुद्रदामन ने क्या किया, सातवाहन वंश के विशिष्ट पुत्र पुल्लुवामी पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया। पुल्लुवंशवामी को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का एक गुजरात में अभिलेख मिलता है जिनका नाम रखा गया है जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है, जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ पर है, तो गिरनार पहाड़ी पर है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, भारत का पहला अभिलेख है और इस अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि जूनागढ़ का अभिलेख किसका है, तो जूनागढ़ का अभिलेख है रुद्रदामन। रुद्रदामन है क्या, तो रुद्रदामन है आपका उज्जैन का शासक। उज्जैन का शासक, उज्जैन का एक शक शासक है। क्वेश्चन आएगा कि उज्जैन का शक शासक या फिर शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो चेष्टक द्वारा किया गया था। अब देखते हैं यह जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, तो यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी हम लोग को देता है। रुद्रदामन ने इसी झील का पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने इस झील का पुनर्निर्माण फिर से करवाया था। चलो, ब्राह्मी लिपि में आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंतिम शक शासक अब कहा जाता है रुद्र सिंह तृतीय। कौन आता है, रुद्र सिंह तृतीय। चलो, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। जब गुप्त शासक आता है और गुप्त शासक में कौन आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने सब शक शासकों को खत्म कर देता है और इस उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कर लिया, यानी धारण कर लेते हैं और चांदी के सिक्के चलाते हैं। इस सिक्के को रूपक कहा जाता है। जो सिक्के चलाते हैं चांदी का, इसको कहा जाता है रूपक। शक शासक ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहा गया। देखो, शक जो कनिष्क द्वारा चलाया गया था, आपका कनिष्क द्वारा चलाया गया था शक कैलेंडर, तो शकों ने इतना प्रयोग किया इसका कि इसको क्या कहा जाने लगा, शक संवत। वही चीज लिखा है कि शक शासक ने 78 ईस्वी के प्रारंभ में शक शासक ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहा जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है आपका सूर्य पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, सूर्य पर आधारित होता है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग जो है सर्वाधिक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज कितना तारीख है, आज है 12 सितंबर 2025 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अब देखते हैं थोड़ा सा विक्रम संवत। तो इसे मालवा शासक विक्रमादित्य 4 ने 57 BC में प्रारंभ किया था।
तो क्वेश्चन आएगा कि विक्रम संवत को स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? तो मालवा का शासक था। मालवा का शासक का नाम क्या था? विक्रमादित्य फोर। क्या नाम था? विक्रमादित्य फोर। कब क्या था? तो ईसा मसीह के जन्म के 57 ईस्वी पहले। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है 7 वर्ष आगे है, सॉरी 57 वर्ष आगे है, 57 वर्ष आगे है। इसका मतलब विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 वर्ष जोड़ देना पड़ेगा। अब देखो विक्रम संवत के अनुसार आज क्या है? तो 12 सितंबर 2025 है। अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा? तो 2025 में 57 वर्ष को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही 57 वर्ष को ऐड करते हैं तो 2082 में आ जाते हैं। यानी अगर यदि हम विक्रम संवत के अनुसार अगर यदि आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत आज अगर हम डेट याद करेंगे तो आज डेट क्या है? 12 सितंबर 2082। इसी कारण संविधान जब लागू किया गया तो इस तिथि यानी 1949 को विक्रम संवत में 1949 और प्लस 57 जोड़ के 2006 कहा गया है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं तो शक संवत, इसे कौन स्टार्ट किया था? तो कनिष्क ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? तो 78 ईस्वी में स्टार्ट किया था। इसने अपने राज्याभिषेक के 78 साल में स्टार्ट किया था। वही चीज लिखा है, कनिष्क ने इसे 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया था। समय में प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है 78 साल बाद आया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उससे 78 साल बाद आया। इसका मतलब है ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम लोग को 78 साल पीछे इसमें जाना पड़ेगा। यानी 22 मार्च 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। शक संवत की तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या करना होगा? तो 78 साल को घटा देना पड़ेगा। यानी आज जो है हम लोग का डेट 12 सितंबर 2025, इसमें हम लोग को 78 साल घटा देंगे तो आ जाएगा 1947। यानी आज की डेट की बात करें शक संवत के तहत तो आज हो जाएगा डेट 12 सितंबर 1947। 12 सितंबर 1947। चलो शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष का गैप है। क्यों? क्योंकि 78 वर्ष इधर बाद में और उधर पहले बना है। 57 वर्ष ना, 57 वर्ष दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और 7 5 12 1 13 135 वर्ष। विक्रम संवत शक संवत हिजरी कैलेंडर, मुस्लिम हिजरी कैलेंडर कहा जाता है मुस्लिम कैलेंडर को, चंद्रमा पर आधारित होता है। इसका त्यौहार भी एक वर्ष में 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु जो है 3 साल बाद शक संवत को एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। चलो अब देखते हैं हम लोग पल्लव वंश के बारे में। यानी ये जो थे भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे विदेशी थे। तीसरे विदेशी यानी मौर्य वंश के स्थापना के बाद। वैसे तो पहले 2 हो चुका था, उस तरह काम करेंगे तो ये 5वें हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। हाँ, लेकिन ये तीसरे हैं मौर्य वंश के स्थापना के बाद। तो मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या फिर पल्लव वंश था। इसी को पार्थियन कहा जाता है और इसी को पल्लव कहा जाता है। ये ईरान, फारस और फारसिया के थे। कहाँ के थे? ईरान, उसी का नाम फारस और उसी का नाम पारसिया, जिस कारण इसे पार्शियन वंश भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर यानी पेशावर को बनाया था। तो पेशावर को राजधानी किसने बनाया था? तो आपका पल्लव वालों ने बनाया था। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था आपका मिथ्रेडेटस। कौन था? मिथ्रेडेटस। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, पल्लव वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो पल्लव वंश का स्थापना किया गया था मिथ्रेडेटस द्वारा। मिथ्रेडेटस द्वारा किया गया था। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन है? तो योग्य शासक आपका युग शासक के रूप में उभरा गर्दोफर्निश। कौन आया? गर्दोफर्निश। और इनका जो है पाकिस्तान से तख्त ए बाही अभिलेख मिलता है। इसका एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है तख्त ए बाही अभिलेख। तो क्वेश्चन आ सकता है कि तख्त ए बाही अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो मतलब किसका है? तो गर्दोफर्निश का अभिलेख है। यह खरोष्टी लिपि में है और इसके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म का एक प्रचारक आया था, सेंट थॉमस। एक पुर्तगाल का आने वाला व्यक्ति था जिनका नाम था सेंट थॉमस। भारत आया था और भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में आने वाला प्रथम
ईसाई धर्म का प्रचारक कौन था? तो सेंट थॉमस था। किसके शासनकाल में आया था? तो भारत में उस समय शासन कर रहा था कौन? भारत में नहीं, यानी पल्लव वंश के शासनकाल में आया था। चलो, उसके बाद देखते हैं कुषाण वंश। क्या देखेंगे? कुषाण, ये आपका चौथा नंबर का हो जाएगा। तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम और फोर्थ शासक कौन था? कुषाण वंश। ये मध्य एशिया में कौन था भाई? तो हम लोग मध्य एशिया में इच्छु कबीला देखे थे, जिन्होंने भगाया तो शकों को। अब इन लोग भी आ गया, उसी एक वंश में था आपका कुषाण, और उन लोग भी अब आ जाता है। तो चीन यानी तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया में निवास करते थे। यह मध्य एशिया में यूची कबीला के 5 भागों में से बटा था। इसी 5 भागों में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश क्षेत्र, कुषाण वंश का क्षेत्र कहाँ था? तो मध्य एशिया के अंदुरिया नदी से लेकर गंगा नदी के दौरान था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कड़फिसस। इन्होंने तांबे को सिक्का चलाया था। इन्होंने जो है तांबे का सिक्का को चलाया था। तो तांबे का सिक्का कौन चलाया था? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस ने। ये सर शैव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण इसके सिक्के से मिलता है। इन सिक्कों पर एक तरफ जो है कुजुल कड़फिसस तथा दूसरी तरफ नंदी बैल का आकृति है, जिससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कुडफिसस जो है शैव धर्म को मानता होगा। अगला शासक बनता है भीम कड़फिसस। कुडुल कड़फिसस के बाद कौन बनता है? तो भीम कड़फिसस बनता है, जो एक इस वंश का सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस वंश का यानी कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो भीम कड़फिसस को माना जाता है। यह शैव धर्म को मानता था, ये भी जो है शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किया था। इसके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ था, तो दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। इसके सिक्के में, तो भीम कड़फिसस के सिक्के में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो अगला शासक जैसे बनता है कनिष्क। ये कुषाण वंश का सबसे खतरनाक यानी प्रतापी शासक के रूप में उभरा। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, और इस अवसर पर इन्होंने कौन सा कैलेंडर चलाया? तो शक संवत कैलेंडर को चलाया। इन्होंने अपनी राजनीतिक की राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक की राजधानी जो है तक्षशिला को बना दिया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा यानी मनस्वा, पहले बोला जाता था मनस्वा का बनाता है या फिर बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और महात्मा बुद्ध का एक भिक्षी पात्र था, यानी एक क्या बोल सकते हैं, पुरोहित बोल सकते हैं। यहाँ पर दार्शनिक अशुघोष को क्या किया है ना, अपने साथ लेकर चल गया है आपका कश्मीर, और इसी अशुघोष को कनिष्क ने अपने राज्य कवि का दर्जा दे दिया। कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करता है। प्रथम सदी में 102 ईस्वी में इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था किया जाता है। अध्यक्ष जो रहता है वह सुमित्र जी रहते हैं, और उपाध्यक्ष रहते हैं कौन? अशुघोष को बैठाया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बांट गया। एक्चुअली क्या हुआ था, कनिष्क जैसे ही बनता है शासक, कनिष्क के समय होता है चतुर्थ एवं लास्ट बौद्ध संहिता। उसके बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में टूट जाता है, हीनयान और महायान। और चतुर्थ बौद्ध संहिता में ही इसको पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कि इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष था, तो वही चीज़ लिखा है। कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर, पार्श्व इनको कहते हैं कि जाके चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन करो। इसको पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए इसमें ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। चलो, उसके बाद 2 भाग में बौद्ध धर्म टूट जाता है, हीनयान एवं महायान। कनिष्क जो है महायान शाखा को मानने लगता है। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक क्या करते थे, सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस मछली खा सकते थे। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म
महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना में भी हुआ। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अशुघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अशुघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, चरक ने चरक संहिता लिख दिया, ये एक वैद्य डॉक्टर थे। नागार्जुन के ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षित के सिद्धांत की चर्चा की। अतः इन्हें जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसको? तो नागार्जुन को। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को मानते थे। वसुमित्र नामक विद्वान जो है, वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविवास सूत्र की रचना किया, जिसे बौद्ध की विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोने की प्राप्ति सोना की प्राप्ति पाकिस्तान के हिंदकुश पर्वत के बीच में अतलाई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय तांबे का सिक्के को कनकनी कहा जाता था। कनिष्क जब शासन कर रहा था तो उस समय तांबे का सिक्के था, उसको क्या कहा जाता था? कनकनी कहा जाता था। मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग जो है, दोनों मार्गों से क्या होता था? तो व्यापार होता था। जब कनिष्क शासन कर रहा था तो स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था और आपका समुद्र मार्ग से भी व्यापार होता था। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का चोपड़ा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख था। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी यानी POAS से यह जानकारी मिलता है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार जो है रोम से होता था। कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार किससे होता था? तो रोम से होता था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई थी। इसी के समय अरब नासिक हिमपाल ने मानसून की खोज कर दिया। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मौसमी से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार पवन की दिशा। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण की कला में काफी विकास हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संघा राम विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग रेशम मार्ग के बारे में। इसके बाद खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। रेशम मार्ग के बारे में यानी सिल्क कोड के बारे में। यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग पर दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था। देखो, इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से होते हुए क्या होता था? तो गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग जो है कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत से पार करके गुजरता था। कनिष्क ने क्या किया? यह कनिष्क रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया और यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय रास्ता था जिसे चीन के हान राजवंश के महान यान ने खोला था। कौन खोला था भाई? यान ने खोला था, जो हान की राजधानी छायान से पश्चिम से रोम तक पहुंचा हुआ था। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार कनिष्क ने क्या किया? तो कनिष्क कर लगा दिया और कने वहां से कर लेने लगा। उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। 105 ईस्वी में लगभग कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं होते हैं और उसके बाद छोटे छोटे सामंत अलग होने लगते हैं और इस वंश का अंतिम शासक जो है वसुदेव निकलता है, जो एक अयोग्य शासक निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे इस वंश का भी विनाश हो जाता है। इसी वंश के अंतिम सामंतों में आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। फिर जैसे ही इस वंश का खत्म होता है तो थोड़े थोड़े सामंतों के रूप में कहीं कहीं रह जाते हैं और लास्ट में जाके फिर से यही आपका कुषाण वाला क्या करता है? तो गुप्त
गुप्त वंश के रूप में उभरता है और गुप्त वंश का स्थापना करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग को पढ़ना है गुप्त वंश।